नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी जीएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए रसायन विज्ञान का जो सेट नंबर दूसरा है, जो कक्षा 12 का सेट नंबर दूसरा है 2024 347 जीए कोड नंबर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसे बहुत ही जल्द। देखिए, जो हमारा एक का है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, फिर इसके बाद ये दूसरा तीसरा। ठीक है, तो चलते हैं बिना ही देरी किए हम। देखिए, एक का कह रहा है Fe है। Fe यानी आयरन, ये लोहा है। ठीक है, देखिए पहला है एस ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक का तत्व और एफ ब्लॉक का तत्व। ये चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हैं। तो ये जो Fe होता है ये हमारा डी ब्लॉक का तत्व होता है। किस ब्लॉक का होता है? ये डी ब्लॉक का तत्व होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डी ब्लॉक का तत्व है। स्कैंडियम से लेकर के जो सभी जो तत्व आते हैं ना, जो हमारे ये होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। अब देखिए, इसके बाद कह रहा है, देखिए खा नंबर कह रहा है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। पहला है 3D3, 4s2, दूसरा 3D5, 4s2, तीसरा 3D5, 4s1, चौथा 3D6, 4s2। तो देखिए मैं बता दूं, जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो तत्व होता है डी ब्लॉक का, जिसे कहते हैं मैग्नीज। क्या कहते हैं? मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 25 होता है। कितना होता है? 25 है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये जो आपको दिखाई दे रहा 3D5, 4s2, यही मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यही क्या है? मैग्नीज का लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि मतलब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, आंसर आपका जो हो जाएगा वो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसका है? मैग्नीज का है। यानी कि मतलब Mn का विन्यास है। ये किसका? Mn यानी मैग्नीज का। तो ये इसकी कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है? +7 दिखाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, +7 दिखाता है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला यही है मैग्नीज। कितनी? अधिकतम +7, और बाकी कोई नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कह रहा है ग नंबर का क्वेश्चन। ग नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाता है? पहला अचानक शून्य हो जाता है, दूसरा धीरे धीरे घटता है, तीसरा है तीव्र गति से बढ़ता है, और चौथा है अपरिवर्तित रहता है। तो मैं बता दूं, यदि लवण सेतु को हटा दिया जाता है तो अचानक क्या होता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका सही हो जाएगा पहला। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि मतलब है, यदि आप गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देंगे तो सेल का वोल्टेज जो हो जाएगा वो शून्य हो जाता है अचानक। इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। पहला है 0.34 वोल्ट, दूसरा -0.76 वोल्ट, तीसरा 0.2 वोल्ट और चौथा 0.0 वोल्ट। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो होता है 0 वोल्ट। कितना होता है? 0 वोल्ट। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा आंसर, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है हमारे पास अंगन नंबर जो क्वेश्चन है, सूत्र एक दिया है के बराबर AE के पावर है -EA/RT के लिए सत्य कथन है। पहला के साम्य स्थिरांक है, दूसरा R रिडबर्ग नियतांक है, तीसरा A अधिशोषण गुणांक है और चौथा EA सक्रियण ऊर्जा। तो मैं बता दूं, जिसमें जो EA है ना, ये सच में EA क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा होती है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर में आपका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। यानी कि मतलब जो EA जो होती है वो सक्रियण ऊर्जा ही है। के वेग स्थिरांक होता है, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखिए R रिडबर्ग नियतांक नहीं होता है, ना ही A अधिशोषण गुणांक होता है इसमें सूत्र में। ये आरेखीय समीकरण है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास एक और है, यहाँ पर कह रहा है कुछ कि एक अभिक्रिया है 4 नंबर में, अभिक्रिया 1/2A
एरो है 2b के लिए ए के विघटन की दर और बी के बनने की दर से निम्न प्रकार से संबंधित है। ये पहला ऑप्शन ये दिया है, दूसरा ऑप्शन ये आपके पास है, तीसरा ये है, चौथा ये ऑप्शन है। तो ये जो है हम यहाँ पर हल करके बताएंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो मैं बता दूं पहले से ही, इसमें जो आंसर है यही आपका सही है। कौन सा? दूसरा सही है। मैं यहाँ पर आपको हल दिखाई दे रहा हूँ कैसे मैं हल किया हूँ। ठीक है, देखते हैं हल। देखिए इसका जो हल है, ये अब क्रिया है आपके पास 1/2a और एरो है 2b। तो यदि हम इसके लिए अभिकारक के लिए अभिक्रिया की दर का जो समीकरण लिखेंगे, ये हमारे पास -d ए की सांद्रता है और बटे 1/2 dt बराबर ये 2b है। ठीक है, ये 2b है ना ये। तो इसके लिए ये जो हमारे पास ये होता है ना, ये गुणांक है, ये गुणांक हमेशा नीचे आता है, ये ध्यान में रखिएगा। जो अभिक्रिया का दर या वेग लिखते समय ध्यान में रखिएगा, ये जो 1/2 ये जो लगा, ये गुणांक जो लगे हैं ना, ये हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। तो -d और अभिकारक ए की सांद्रता बटे dt और 1/2 आएगा नीचे। ठीक है, बराबर ये क्या हमारे पास है, d और b की सांद्रता बटे dt, ये 2 आएगा हमारे पास नीचे, ये 1/2 नीचे, ये भी नीचे। गुणांक हमेशा नीचे रखे जाते हैं। अब ये 2 ऊपर जाएगा, जब 2 ऊपर जाएगा 2 का गुणा यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा तो 1/4 ही तो आएगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन जो था वो दूसरा ही बिल्कुल सही था। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हमारे पास कह रहा है का नंबर का क्वेश्चन 2 का कह रहा है एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। आंसर में देखिए, ये हमारे पास एनिलीन है। अब हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लॉन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर। यदि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है तो देखिए यहाँ पर ये लॉन पेयर किस में बदलेंगे, बॉन्ड पेयर में। ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर बदल जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड पेयर आ जाएगा यहाँ बॉन्ड। लेकिन ध्यान में रखिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा नाइट्रोजन के पास। और बॉन्ड पेयर हमेशा लॉन पेयर में बदलते हैं। बॉन्ड पेयर किस में, लॉन पेयर में बदल जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस चार्ज। ठीक है, ये माइनस चार्ज यहाँ पर हमारे पास है। ये दोनों के दोनों जो है ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पर घूमने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए ये फिर लॉन पेयर किस में बदल जाएगा, बॉन्ड पेयर में बदल जाएगा। ये बॉन्ड पेयर किस में बदल जाएगा, लॉन पेयर में बदल जाएगा। ये देखिए ये फिर क्या होगा, ये फिर बॉन्ड पेयर या लॉन पेयर जो है फिर बॉन्ड पेयर में बदल जाएगा। और ये बॉन्ड पेयर किस में बदल जाएगा, लॉन पेयर में बदल जाएगा। फिर इसी प्रकार ये लॉन पेयर जो है ये बॉन्ड पेयर में बदल जाएगा और ये बॉन्ड पेयर पुनः लॉन पेयर में बदल जाएगा। आप दिखा सकते हैं, ये लीजिए, ये देखिए यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रहता है प्रोसेस इसका। हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा क्या होता है, ऐसे अनुनादी संरचना जब भी बनाना हो तो एक रूल हमेशा ध्यान में रखना है, आगे बढ़ते जाइएगा लेकिन लॉन पेयर को हमेशा बॉन्ड पेयर में बदलिएगा और बॉन्ड पेयर को हमेशा लॉन पेयर में बदलिएगा। बस इसी प्रकार आपको घूमते रहना है, लास्ट में आपका प्रोडक्ट ये आ जाएगा उसी प्रकार। ठीक है, लेकिन संरचना चेंज हो जाती है। अगर एक बॉन्ड यहाँ पर लगा है तो लास्ट में हमारा बॉन्ड यहाँ पर ही आएगा। यदि बॉन्ड यहाँ लगा है तो लास्ट में बॉन्ड हमारा यहाँ आ जाएगा अनुनादी संरचना बनाते समय लास्ट में। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद ख नंबर कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन। ख नंबर है अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। आंसर में यहाँ पर देखिए, यदि ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ताप का प्रभाव यानी ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी अभिक्रिया का वेग जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है ताप के। इसके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है ताप के। ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, सांद्रता का प्रभाव देखिए, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी अभिक्रिया का वेग अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास। ग नंबर का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ये है। ग नंबर का है K4 FeCN का होल ऑफ 6, ये पूरा कोष्टक बंद है। ये उप संयोजन यौगिक है एक, ये क्या है, उप संयोजन यौगिक है कि जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। इसमें अगर इसे जल में घोलेंगे तो इसमें कितने आयन बनेगी हमें लिखना है, और इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये K4 है, अगर हम इसे जल में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा, अलग हो जाएगी। ये जो हमारे पास धनायन ये अलग हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ऋणायन अलग हो जाएगा। यहाँ 4K+ आ जाएगा प्लस, और ये हमारे पास FeCN का होल ऑफ 6, ये 4- यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 4 आयन तो ये हैं, यहाँ पर 4 आयन तो ये हैं कि ये नहीं कि मतलब के 4 आयन हैं, और एक आयन जो है इस पूरे का है। तो कितने आयन होंगे टोटल, 5 आयन होंगे। 4 और 1 5 आयन हो जाएंगे। आयनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 है। हमें निकालना इसकी ऑक्सीकरण संख्या, देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं। पोटेशियम का होता है यानी कि +1 संयोजकता। ठीक है, देखिए यहाँ 4 पोटेशियम है और यहाँ पर
Fe जिसकी निकालना है उसके लिए x मान लेंगे प्लस साइनाइड है हमारे पास, साइनाइड की -1 चार्ज होता है, -1 6 साइनाइड 6 का गुणा करा देंगे बराबर आपको वहाँ रखना है 0। यदि यहाँ पर चार्ज होता तो यहाँ पर चार्ज आप रख देते। जैसे यहाँ पर ये ना अगर हमें इसकी वन निकालना हो तो हम यहाँ पर बराबर के वहाँ -4 रखेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पूरे की निकालना है इसलिए बराबर के वहाँ हमें नहीं रखना, क्योंकि इसमें चार्ज थोड़ा ना लगा है। अब देखिए जब इसे आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके लिए। देखिए दूसरे का घ कह रहा है गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये कह रहा है ना, आंसर में आपको लिखना है। देखिए एक तरफ गैल्वेनिक सेल एक तरफ अपघटनी सेल। यहाँ हमारे पास है गैल्वेनिक सेल का कैथोड धन ध्रुव होता है, धन ध्रुव होता है। कैथोड जो होता है वो कैसा होता है, धन ध्रुव होता है, धन ध्रुव होता है। जबकि विद्युत अपघटनी का कैथोड ऋण ध्रुव होता है, कैसा होता है, ऋण ध्रुव। ये अंतर होगा एक। दूसरा है गैल्वेनिक सेल का एनोड ऋण ध्रुव होता है। अगर ये कैथोड धन ध्रुव तो एनोड ऋण ध्रुव होगा। जस्ट अपोजिट इसका कर देना है। इसका जो एनोड होता है वो धन ध्रुव होता है। हमेशा अपोजिट ही करना है, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। इस सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा किस में बदला जाता है, बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। जबकि इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, किसमें, विद्युत अपघटनी सेल में। ये ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और इसमें जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास एक सवाल है बहुत ही अच्छा। देखिए तीसरे का कह रहा है 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल प्रभाज या मोल अंश की गणना कीजिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि आपके जो अनसॉल्व में था ये मोल अंश लिखा था, मैंने यहाँ पर मोल प्रभाज भी लिख दिया ताकि आपको पता चले। कभी कभी शायद मोल प्रभाज पूछ ले, ठीक है, यदि आपको ना पता हो तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया अपनी तरफ से। मोल प्रभाज या मोल अंश की गणना करना है। तो देखिए हमारे पास दिया क्या है, 46 ग्राम एथेनॉल है और 54 ग्राम जल। तो H2O का भार कितना है, 54 ग्राम है। ये जो दिया है 54 ग्राम है। बड़ा बाल डब्ल्यू से दिखाएंगे। विलायक के लिए जो भार आपको दिखाना है, विलायक का भार बड़ा बाल डब्ल्यू से दिखाना है, अब विलेय का स्मॉल डब्ल्यू से दिखाना है। तो H2H5OH का भार स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है, 46 है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए जल का अणु भार कितना होता है, 18 होता है, आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपके पास सूत्र भी है। और C2H5OH का अणु भार कितना होता है, 46 होता है, आप निकाल सकते हैं। कार्बन का कितना होता है, 12, 12 दूनी 24, 24 अच्छा कितना हो जाएगा 30 और 30 16 कितना हो जाएगा 46, आप निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें अब क्या चाहना है, मोलों की संख्या। दोनों को मोलों की संख्या यदि निकल आया तो हमें मोल प्रभाव निकालने में आसानी रहती है। तो H2O के मोलों की संख्या, यानी यदि H2O के मोलों की संख्या निकालना है तो उसके लिए बड़ा वाला N आप लेंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला N बराबर बड़ा वाला W बटे बड़ा वाला M, यानी कि मतलब कैपिटल W बटे कैपिटल M। अब देखिए यहाँ पर इसका मान कितना है, 54 दिया है और इसका मान कितना है 18, 18 तिक्का 54। एन का मान कितना आ जाएगा, नहीं कैपिटल एन का मान आ जाएगा 3। अब यहाँ पर हम निकालेंगे C2H5OH के मोलों की संख्या। दोनों के मोलों की संख्या हमें निकालना है। C2H5 के मोलों की संख्या स्मॉल n, यानी कि मतलब इसके विलय के लिए स्मॉल n और विलायक के लिए कैपिटल। हमेशा बड़ा ही मानना है विलायक के लिए और विलय के लिए छोटा ही मानना है। ये आपको ध्यान में रखना ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी कि मतलब मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार, ठीक है, चाहे वो विलेय का हो चाहे वो विलायक को हो। तो विलेय का भार कितना है, यहाँ पर विलेय का भार है 46 और विलेय का अणु भार भी कितना है 46, कट जाएगा 1 आ जाएगा इनका मान। अब देखिए जिसका मोल प्रभाव निकालने के लिए दोनों कह रहा था, हम दोनों का निकाल देंगे। यहाँ पर जिसका हमारे पास है H2O का मोल प्रभाव है, तो मोल प्रभाव को हम x से डिनोट करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं। तो x यानी H2O का मोल प्रभाव, यानी अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है H2O का मोल प्रभाव बराबर H2O के मोलों की संख्या बटे H2O प्लस, यानी कि मतलब C2H5 के मोलों की संख्या। दोनों के मोलों की संख्या हमें लिख देना है, यानी कि मतलब विलायक के भी और विलेय प्लस विलायक के दोनों को जब लिख दिया यहाँ पर तो इसका मान कितना है 3 है और इसका मान कितना है 1 है। आप मान रख देंगे तो आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो हमारे पास H2O का मोल प्रभाव आ जाएगा या मोल अंश आ जाएगा 0.75। जस्ट इसी का आपको निकालना है C2H5OH का। तो x C2H5OH इसके विलेय के लिए विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। जिसका निकालना उसका ऊपर रखना है मोलों की संख्या, दोनों को टोटल कर देना, नीचे विलेय प्लस विलायक ही नीचे करना है। अब देखिए यहाँ पर इसका मान कितना है 1 है
और इनका मान ही यहाँ पर आप रख देंगे। जब आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो दोनों का मोल प्रभाव आप निकाल लिए, यहाँ पर देख सकते हैं हमने निकाल दिया है। बस आप इसका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरे खा कह रहा है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिली बिलियन बनाया गया है। ठीक है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार 53 है, बिलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। देखिए दिया क्या क्या है यहाँ पर, जो हमारे पास है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे पास है, यानी कि मतलब ये क्या है, ये विलेय है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, विलेय, जल में घोला गया ना, तो ये विलेय हो गया, ये जल क्या हो गया, विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विलेय का भार कितना, 1.325 ग्राम। अब ये हमारे पास इतना ml बनाया गया है ना, जल में घोल कर इतना ml बिलियन बनाया गया है। बिलियन का ये क्या है, आयतन ही तो है 250 ml। ml में हो या लीटर में हो, हमेशा बिलियन का आयतन होता है। तो कितना है, v का मान 250 ml। और ये हमारे पास है तुल्यांक भार 53 है ना, तुल्यांक भार ई का मान कितना, 53। कह रहा नॉर्मलता ज्ञात की, एन का मान हमें पूछ रहा नॉर्मलता। तो देखिए सूत्र लगाएंगे, नॉर्मलता बराबर होता है स्मॉल w गुणे 1000 बटे ई गुणे VmL। ये हमारे पास सूत्र होता है, बस आप सूत्र में रखिएगा और हल कर लीजिएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 n आ जाएगा। हल करेंगे आप तुरंत, आप हल कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। कितना आ जाएगा, n का मान 0.1 n आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। आप इतना तो हल कर ही सकते हैं, क्या इसमें बस थोड़ा कैलकुलेशन ही तो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग नंबर है फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए। अनुप्रयोगों को लिखना हमें, उल्लेख करना है। देखिए आंसर पहला अनुप्रयोग इसका है, इसका पिक्रिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, फिनाल का पिक्रिक अम्ल, ये बहुत विस्फोटक पदार्थ होता है ये पिक्रिक अम्ल। दूसरा बैकेलाइट बनाने में किया जाता है, ये बैकेलाइट जो होता है आप घर में तमाम चीज़ इस्तेमाल करते हैं बैकेलाइट से बनी। तीसरा है सैलिसिलिक अम्ल बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग। और चौथा एस्पिरिन बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग। पांचवा साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सभी बनाने में किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है घा नंबर, कह रहा है घा नंबर तीसरे घा, हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिएगा। हार्मोन की क्या भूमिका है हमारे शरीर में, तो आंसर में वे जटिल कार्बनिक पदार्थ है, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों के शरीर में नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। कहाँ से स्रावित किए जाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन कहलाते हैं, जो छोड़े जाते हैं। किस में छोड़े जाते हैं, ब्लड में, जिनका कार्य शरीर में होने वाली विभिन्न यानी अलग अलग जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि, प्रजनन जो हमारे पास हैं आदि का संचालन तथा नियंत्रण करना होता है। किनका काम होता है, हार्मोन का। ये जो हमारे पास हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, वृद्धि हो रही है, प्रजनन हो रही है, और भी क्रिया जो चल रही हैं, इनका संचालन और नियंत्रण करने का काम होता है इनका। ठीक है, हार्मोन का चलाना भी होता है, उनको कंट्रोल भी करना होता है। हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए। हार्मोन स्टेरॉइड, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल होते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 का हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास 4 का है रोजेनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एथाइन पर H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। यही कह रहा है ना। देखिए सबसे पहले रोजेनमुंड अपचयन के बारे में हमें जानना है। तो देखिए आंसर में रोजेनमुंड अपचयन, ये हेडिंग है। लिखना क्या, जब एसिड क्लोराइड की H2 गैस के साथ क्रिया कराते हैं, किसके साथ, H2 गैस के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। देखिए उदाहरण है एसिड क्लोराइड, ये हमारे पास RCOCl अगर ऐसा लिखा हो जान जाइएगा एसिड क्लोराइड है। ये किसके साथ है, H2 के साथ कराना है, किसके, H2 गैस के साथ है। लेकिन ध्यान में रखिए उपस्थिति किसकी होती है, PD/BSO4, या प्लस में आप लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होती। PD/BSO4 लिख दीजिए या PD+BSO4 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब इसकी क्रिया इसके साथ है, हाइड्रोजन जो होता है एक ले जाएगा क्लोरीन को HCl बना देगा, और एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर फिट हो जाएगा तो बना देगा RCHO। यही क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनता लिखा है ना यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर बनेगा। अब देखिए R की जगह हम लेते हैं CH3। R क्या, एल्किल है, एल्किल यानी मेथिल ले रहे हैं हम। ठीक है, ये है एसिटिल क्लोराइड। जब इसके साथ क्रिया कराएंगे देखिए वही प्रोसेस, H जाएगा यहाँ पर तो बना देगा CH3CHO। ये क्या, एसिटल्डिहाइड। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड हमारा बन जाएगा। इसके बाद कह रहा था यहाँ पर एथाइन का, इसकी उपस्थिति में जल से क्रिया कराना है। ठीक है,
एथाइन का सूत्र यही होता है, एथाइन। ये हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या एथाइन है। जल से क्रिया कराना है हमें, लेकिन उपस्थिति इनकी है, HgSO4 यानी H2SO4 प्लस HgSO4 की उपस्थिति है। जब इससे क्रिया कराएंगे दोनों को, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, तो बन जाएगा CH3CHO, जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एक खा नंबर कि अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर का उल्लेख कीजिए। फिर कह रहा है अभिक्रिया एक दी है H2 गैस प्लस Cl2 गैस एरो 2HCl गैस, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कह रहा है ये जो समीकरण जो दिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया का ही है सच में, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम अंतर के बारे में जानेंगे, आणविकता और कोटि में अंतर। तो आंसर अभिक्रिया कोटि एक तरफ, अभिक्रिया की आणविकता डाल लेना हेडिंग, लिखना इसमें क्या लिखना है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है, रियल, ठीक है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है, जबकि यह एक प्रायोगिक मान होता है। ये कैसा मान होता है? प्रायोगिक। ये जो मान होता है अभिक्रिया कोटि, ये जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोगों को द्वारा ही पता चलता है इसका मान की कोई अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि की है या द्वितीय कोटि की है, ठीक है। ये कैसा मान होता है? प्रायोगिक मान होता है, जबकि यह कैसा होता है? सैद्धांतिक मान होता है। देखिए इसका मान शून्य नहीं हो सकता, जबकि इसका शून्य हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। इसका शून्य नहीं हो सकता, जबकि इसका हो सकता है। देखिए इसका मान सदैव धनात्मक होता है। इसका मान कैसा होता है? आणविकता का सदैव धनात्मक होता है, जबकि इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों प्रकार का। यानी मतलब इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या 1, 2 अथवा 3 हो सकती है, यानी होती है, जबकि इसका चौथा है इसका मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है इसका मान, जबकि इसका पूर्ण संख्या 1, 2 1, 2 अथवा 3 होती है, जबकि इसका पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है। इसके बाद हमारे पास क्या है? एक समीकरण भी है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है H2 गैस प्लस Cl2 गैस अवेरो 2HCl गैस है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखना है इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया की दर, इसे R बराबर हम लिखेंगे, R बराबर -K H2 की सांद्रता के पावर 0 Cl2 की सांद्रता के पावर 0, ये गुणा में ही लिखेंगे। डिवाइडेड बाई क्या रहेगा हमारे पास? dt रहेगा। ये अभिकारकों के लिए वेग समीकरण है। उत्पाद के लिए हम क्या लिखेंगे? R बराबर प्लस चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, अभिकारक के लिए माइनस चिन्ह और उत्पाद के लिए प्लस चिन्ह। K ये वेग स्थिरांक होता है K, ठीक है, और HCl की सांद्रता के पावर 0 लगाएंगे घात में, और नीचे रहेगा dt। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दो हमारे पास जो होता है गुणांक है, ये हमेशा क्या आता है? ये नीचे जाएगा। ये हमेशा क्या कहाँ जाएगा? ये नीचे ही जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 का ग कह रहा है, 4 का ग, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा लिखिए। आंसर में लिखे, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध हेडिंग डालना है, लिखना है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके लिए व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, लंबाई के, और क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ध्यान में रखना है, इसके लिए व्युत्क्रमानुपाती, इसके लिए अनुक्रमानुपाती। तो देखिए सूत्र क्या होता है? रो बराबर RA/L होता है। रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, यही होता है। ये हमारे पास जो है लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, देखिए लंबाई 1/में है ना, उल्टा ही तो है, 1/L है, तो लंबाई की क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती, ये रो हो गया। और क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए है ना, ये किस में? सामने है, इसके सामने है, यानी कि मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। देख सकते हैं यह हमारे पास सूत्र है। चालकत्व, चालकत्व क्या होता है? देखिए किसी चालक के प्रतिरोध, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। यही है चालकत्व। G बराबर होता है 1/R, ये हमारे पास सूत्र है। मात्रक भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मात्रक निकालने में, अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट, देख सकते हैं यहाँ पर घ नंबर कह रहा है ब्रोमो बेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है। फिर कह रहा शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए हमें सबसे पहले जानना है यह वाला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ तक है, इसमें लिखना क्या है? ब्रोमो बेंजीन में
Br परमाणु का, जो Br परमाणु होता है ब्रोमीन, Br परमाणु का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में भाग लेता है। किसमें लेता है? अनुनाद में भाग लेता है। इसलिए इसमें आंशिक द्विबंध आ जाता है। थोड़ा बहुत क्या आता है? डबल बॉन्ड यानी द्विबंध आ जाता है। इस कारण यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं दिखा सकता, नहीं देता, यानी मतलब इसीलिए यह कम क्रियाशील होता है। कौन? यह ब्रोमोबेंजीन। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारे पास है ना, ये ब्रोमोबेंजीन की संरचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन पेयर इसके पास, ब्रोमीन के पास लॉन पेयर है कि नहीं, है ना। यहाँ पर क्या होगा? ये लॉन पेयर यहाँ पर बदल जाएंगे बॉन्ड पेयर में, तो इसके पास कैसा बंध आ जाएगा? द्विबंध आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो होता है ये कम क्रियाशील होता है इसका परमाणु, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है। आपको पता, अभी मैंने बताया जो लॉन पेयर जो होते हैं ये बॉन्ड पेयर में बदल जाएंगे, बॉन्ड पेयर किस में बदल जाएंगे? लॉन पेयर में। तो अनुनाद का गुण होने लगे, इसमें अनुनाद संरचना बनने लगेंगी। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अनुनाद का गुण होगा ही नहीं, इसीलिए आंसर आपका यही सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अब क्रिया भी कह रहा था कि भैया ब्रोमो इथेन की क्रिया हमें कराना है किसके साथ? सोडियम के साथ, शुष्क की उपस्थिति में। तो देखिए जो हमारे पास इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे तो दोनों के 2-2 अणु लेना है, 2 मॉलिक्यूल इसके भी, 2 मॉलिक्यूल इसके भी। तो जब 2-2 लेंगे तो 2 Br हो जाएंगे, 2 Na हो जाएंगे, तो 2 NaBr निकल जाएंगे और 2 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हो जाएंगे, ब्यूटेन का सूत्र बन जाएगा, ठीक है। यही हमारे पास फाइनली आंसर है। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट नंबर दूसरा, इसके बाद पार्ट नंबर लेकर के आऊँगा तीसरा, बस समाप्त हो जाएगा हमारा सेट। फिर इसके बाद लगातार इसी तरह हम करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यदि ये हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यदि हमारे ये चैनल, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।